आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशा झा। आईसीएमआर ने कोविड टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए या किसी संक्रमित से संपर्क में आ जाने पर तुरंत घबराकर कोविड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोविड टेस्ट कब कराना है, इसके बारे में भी इस नई गाइडलाइन में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है। हम सब कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं और इसलिए आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स से कोरोना टेस्टिंग की नई गाइडलाइंस का मतलब और असर समझेंगे। देखिए आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस की डिस्कवरी। कोरोना टेस्टिंग की नई गाइडलाइन में क्या है? टेस्ट करना है। अब हर पेशेंट को टेस्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और न टेस्ट पूरे हो पाते हैं न ट्रीटमेंट हो पाता है। नॉर्मल व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो सबकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। किसे आरटीपीसीआर कराना है, किसे क्वारंटीन में जाना है? जितने भी एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं उनकी टेस्टिंग नहीं करनी है। कॉन्टैक्ट ऑफ कंफर्म्ड केसेस की भी टेस्टिंग नहीं करनी है अनलेस कि वो 60 ईयर्स से ज्यादा के हों। ग्राफ बढ़ता जा रहा है रोज, नई लहर के लक्षण की खोज। ये था कि हम क्या कर रहे थे, कोई इमरजेंसी सर्जरीज आ रही थी, पहले जो गाइडलाइन थी हम बिना टेस्टिंग के पेशेंट को नहीं ले रहे थे, पर ये गाइडलाइन भी अब कुछ चेंजेस आए हैं। कोई भी इमरजेंसी सर्जरी या डिलीवरी के टाइम में टेस्टिंग अनिवार्य नहीं होगी। ये आईसीएमआर के नए गाइडलाइंस की डिस्कवरी है। काफी लोगों के लिए ये राहत की खबर है तो एक मोर्चे पर माथे पर शिकन देने वाली भी रिपोर्ट है। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते केसों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने कोविड टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइन और नई एडवाइजरी जारी की है। आईसीएमआर की कोविड टेस्टिंग को लेकर जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोगों के टेस्ट की तब तक जरूरत नहीं है जब तक वो खतरे वाली श्रेणी में ना हो, यानी टेस्टिंग के लिए कतारों में खड़े होकर कोरोना का रिस्क और लेने की जरूरत नहीं है। मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए कोरोना के लक्षणों पर फोकस करना जरूरी है। इसलिए नई गाइडलाइन के मुताबिक फिलहाल उन लोगों को कोरोना टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है जिन्हें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे। फिर से ये तीसरी वेव आ गई है और काफी केसेस आ रहे हैं आजकल, तो उसमें क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनको संभालना थोड़ा तो मुश्किल हो जा रहा है, तो आईसीएमआर ने कुछ गाइडलाइंस तय की है जिससे कि पैनिकी ना हो और हर चीज को तरीके से किया जाए। और जो पिछले साल जो पिछली वेव थी उससे इस वेव में कुछ डिफरेंसेस किए हुए हैं। अब जैसे कि ये है कि किसको टेस्ट करना है। अब हर पेशेंट को टेस्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और न टेस्ट पूरे हो पाते हैं न ट्रीटमेंट हो पाता है, तो उसमें कुछ आईसीएमआर ने अपने कुछ नई गाइडलाइंस दी हैं। कौन से लोग हैं पीपुल हु नीड नॉट टू बी टेस्टेड, जिनकी टेस्ट नहीं करनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं उनकी टेस्टिंग नहीं करनी है। कॉन्टैक्ट ऑफ कंफर्म्ड केसेस की भी टेस्टिंग नहीं करनी है अनलेस कि वो 60 ईयर्स से ज्यादा के हों और उनको कोई कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग की डिजीज और मैलिग्नेंसी, ओबेसिटी, इस तरह की बातें हों तो उसमें कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट्स जो डिस्चार्ज हो गए हैं होम आइसोलेशन से उनको टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, या जो नई जो रिवाइज पॉलिसी है कि 7 दिन के बाद पॉजिटिव होने के बाद आप डिस्चार्ज करते हैं या 3 दिन लगातार फीवर नहीं आता तो डिस्चार्ज करते हैं, ऐसे लोगों को भी टेस्ट नहीं करनी है। और इंटर स्टेट डोमेस्टिक ट्रेवल्स में कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो सवाल उठता है कि किस किस को कोविड का टेस्ट कराने की जरूरत है। जिन लोगों को कफ, बुखार, खराब गले, सांस लेने में समस्या हो या ऐसी ही तकलीफ हो, जिन्हें गंध और स्वाद में समस्या आ रही हो, 60 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्हें शुगर, हाई बीपी की समस्या हो, 60 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्हें किडनी और लंग्स की बीमारी हो, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से लौटे हैं,
नॉर्मल व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो सबकी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम उन्हीं लोगों की टेस्ट करेंगे जिनको या तो सिम्टम्स हैं या फिर 60 साल से ऊपर जो पेशेंट हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, लाइक शुगर है, डायबिटीज है और ये सारा चीजें। सिर्फ जो इंटरनेशनल लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसको हम उनको टेस्ट करने की जरूरत होती है गाइडलाइंस के, हर कंट्री के गाइडलाइंस के हिसाब से। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि किन लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो किन लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए उसमें है कि ऑल जितने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। हॉस्पिटल सेटिंग्स में कुछ चेंजेस लाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी इमरजेंसी सर्जरी या डिलीवरी के टाइम में टेस्टिंग अनिवार्य नहीं होगी, बट वहां पे एक क्लॉज उन्होंने ऐड किया है कि ये डॉक्टर का डिस्क्रिशन होगा। तो मुझे लगता है कि वो भी ठीक है, डॉक्टर डिस्क्रिशन इंपॉर्टेंट है इस चीज में। अगर किसी ऐसे सेंटर पे पेशेंट्स है जहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है तो पेशेंट को ट्रांसफर भी नहीं करना है, वहीं से सैंपल भेजनी है। भारत के हर एयरपोर्ट पर और बंदरगाह पर आने वाले उन यात्रियों का कंपलसरी टेस्ट हो रहा है जो विदेश यात्रा से लौट रहे हैं। लेकिन नई टेस्टिंग रणनीति में एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड टेस्टिंग से फिलहाल राहत दी गई है। जिन लोगों को कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, यानी जो असिम्प्टोमेटिक हैं और अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो उन्हें टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है और उसे पहले से कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीते दिनों किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया, तब भी उसे अनिवार्य टेस्ट से छूट मिल सकती है। लेकिन ऐसे मामले में उसे अगले कुछ दिन घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। वो कोरोना मरीज जिन्होंने अपना होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है और अब वो पूरी तरह फिट हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें दोबारा कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वो मरीज जो कोविड सेंटर्स में भर्ती थे और डॉक्टर्स ने अब उन्हें फिट घोषित कर दिया है, उन्हें भी कोरोना का कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कोविड टेस्टिंग को लेकर यह राहत इसलिए दी गई है जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बेवजह दबाव न बढ़े और पूरा फोकस कोरोना के मरीजों की सेहत सुधारने पर लगाया जा सके। डॉक्टर भी मानते हैं कि डबल डोज के वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का वायरस जानलेवा नहीं रह जाता, बशर्ते कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाए। पर एक खतरा यह भी है कि कोरोना का वायरस अब भी छिपा बैठा है। कई मामलों में रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सिस्टम में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये इस तरह का टेस्ट निगेटिव आता है लेकिन कभी कभी आरटीपीसीआर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट हाईली गोल्ड स्टैंडर्ड है इस समय। कोविड-19 के टेस्ट की अगर बात करूं तो आरटीपीसीआर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ऐसे में अगर आपको रेड एंटीजन अगर निगेटिव आता है और आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो ये आपको माना जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। कई मामलों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जो किट से किया जा रहा है वो नेगेटिव आता है, लेकिन जो है आरटीपीसीआर में पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो वायरल लोड है वो रैपिड एंटीजन किट में जो हम नोज से जो स्वाब लेते हैं उसमें वो वहाँ नहीं होता है, इस वायरस वहाँ नहीं ठहर पाता है, इसलिए ये नेगेटिव आता है। लेकिन आरटीपीसीआर इज अ टेक्निक वेयर अ स्मॉल वायरल लोड कैन बी replicated 1000 times, so the viral load can be detected easily. That's why RT-PCR positive but rapid antigen test is negative. पहली और दूसरी लहर में अस्पतालों में कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों का इलाज भी नहीं हो पा रहा था। इस वजह से भी काफी मौतें हुई थी। लेकिन इस बार आईसीएमआर ने अस्पतालों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि अगर किसी का टेस्ट नहीं किया गया है तो इस आधार पर किसी अस्पताल में सर्जरी या डिलीवरी को नहीं रोका जाएगा। डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती महिलाओं का टेस्ट तब तक जरूरी नहीं है जब तक उनमें लक्षण ना दिखाई दे। अगर किसी अस्पताल में टेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो सिर्फ इसलिए उसे दूसरे अस्पताल में नहीं रेफर किया जाएगा, बल्कि मरीज के सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग लैब में भेजे जाने की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि मरीज घर बैठे कोविड जांच खुद भी कर सकते हैं। अब बाजार में कोविड का रैपिड टेस्ट करने वाली सस्ती किट मौजूद है। हालांकि इनके टेस्ट रिजल्ट लैब टेस्ट के मुकाबले 20% गलत होने की संभावना भी होती है। सेल्फ टेस्ट जो कि होम रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सिस्टम है, RMTS, ये बेसिकली करते हैं
और अगर सेल्फ टेस्ट नेगेटिव आता है और पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, हम उसको नेगेटिव समझेंगे। पर अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं और जो सेल्फ टेस्ट जो कि रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सिस्टम है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है और सिम्टम है, तो हम ऐसे पेशेंट्स का कंफर्म आरटीपीसीआर से करेंगे, जो कि अभी मैंने बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है, दोनों में फर्क है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी ओवरऑल 65% है। हालांकि मेरा अपना अनुभव है और इस बार देखा जा रहा है, चूंकि नेजल पैसेसिस में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के जो वायरसेस होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, तो इस बार रैपिड एंटीजन ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है अगर आप कंपेयर करेंगे डेल्टा वेरिएंट से। रही बात बचा कैसे जाए इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वैक्सीन लगवाना होगा और मास्क यूज करना होगा। खास करके इस बार ओमिक्रॉन में क्लॉथ मास्क, गमछा ये बिल्कुल यूजलेस हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। जिन्हें वैक्सीन लग गई है उन्हें कम से कम जान का खतरा नहीं के बराबर है, लेकिन खतरा उन बच्चों पर है जिन्हें कोविड वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में सवाल है कि दूसरी लहर के अनुभव को देखते हुए तीसरी लहर से कैसे अपने बच्चों को बचाया जाए। खास करके इस बार ओमिक्रॉन में क्लॉथ मास्क, गमछा ये बिल्कुल यूजलेस हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आपको N95 मास्क लगाना होगा। N95 मास्क लगाने से ही आप बच सकते हैं। 2 गज की दूरी आपको मेंटेन करनी है। मैं तो ये कहूंगा कि 2 गज से भी ज्यादा दूरी, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं। कोई भी ऐसा दवा नहीं है, कोई प्रोफाइलेक्सिस नहीं है या कोई इम्यून बूस्टर्स नहीं है जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। सिर्फ आपको वैक्सीन और मास्क और आपकी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही आपको कोरोना से बचा सकती है, खास करके ओमिक्रॉन से। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन वे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा और साथ साथ मास्क चेंज करना पड़ेगा। आपको N95 मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट स्टडीज आई है, ब्रिटिश स्टडी है, उसमें ये देखा गया कि इवन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में अगर 2 लोग लगातार N99 लगा रहे हैं, इवन बेटर देन N95, तो 0 ट्रांसमिशन है। तो हमें कम से कम N95 की ओर जाना होगा। अगर N95 नहीं है तो सर्जिकल मास्क को यूज करें, वो भी डबल सर्जिकल मास्क से आप बच सकते हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का अनुभव अब सबके पास है। तीसरी लहर में संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में ही कोरोना के 20,000 से ज्यादा औसत मामले हर रोज आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 25% से ऊपर पहुंच चुकी है। कोरोना से संबंधित तैयारियां हैं, उनका जायजा लेने के लिए आया था। LNJP हॉस्पिटल मुझे लगता है पूरे देश का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है, जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज हुआ है। 22,000 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे इलाज करा के ठीक होके घर जा चुके हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों के एयरपोर्ट्स पर तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पर भी कोविड का खासा असर पड़ा है। आंकड़ों के लिहाज से अर्धसैनिक बलों में संक्रमण के 35% एक्टिव केस CISF में हैं। देश में लगातार बिगड़ती नजर आ रही कोविड स्थिति के बीच सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन जरूरत है कि देश का हर इंसान भी सेहत के इस दुश्मन के खिलाफ अलर्ट मोड पर रहे। 10 के डिस्कवरी न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।